आतंकवाद को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। आतंकवाद से मुकाबला करने की पूर्व मुख्यमंत्री ने बात कही। श्रीनगर में होगी बीजेपी की अहम बैठक। विपक्ष के नेता व उपनेता का होगा चुनाव। 3 नवंबर को होगी बीजेपी की अहम बैठक। रामबन में सड़क हादसों का सिलसिला जारी। बगरकोट में आज पेश आया भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इससे मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जैसे देश ने विभिन्न बीमारियों का मुकाबला किया, ठीक उसी तरह आतंकवाद की बीमारी का भी मुकाबला करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत को मुकुट है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरबार मूव प्रथा की बहाली की भी बात कही है। अपने रघुनाथ बाजार दौरे के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब से ये दरबार मूव की प्रथा खत्म हुई है, तब से जम्मू का ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार भी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रथा को दोबारा शुरू करना है और जम्मू और रघुनाथ बाजार को बचाना है। नई सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जनता के साथ साथ उन्हें भी नवगठित जम्मू कश्मीर की सरकार की बड़ी उम्मीदें हैं। जनाब, जब से चला गया, दरबार मुंह खत्म हो गया, पूरा रघुनाथ बाजार मिट गया। दरबार मुंह वापस आना है। यहाँ के लोगों को आगे तरक्की करनी है, जम्मू को जिंदा रखना है, उसके लिए मेहनत करनी है। आप देखिए स्मार्ट सिटी है आपकी, ये कितनी लाइटें जल रही हैं आपके यहाँ, आपकी सड़कें कितनी खराब हो गई हैं, इन सबको ठीक करना है। कभी बंद नहीं होगा। हमें टेररिज्म का मुकाबला करना है बस। जैसे हमने मुकाबला किया बीमारियों का, इस बीमारी का भी मुकाबला करना है। बच्चे साथ बहुत घबराना नहीं है। जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, वो फेल हो गए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है, आगे भी मुकुट रहेगा। तो पाकिस्तान कभी नहीं कामयाब होगा। सबको उम्मीदें हैं, मुझे खुद उम्मीदें हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। यहाँ जो बेकारी वो खत्म होगी, हमारे पढ़े लिखे जवान लड़के और लड़कियां अपनी नौकरियां करेंगे, ये रियासत आगे बढ़ेगी। वो करना है हमने। जो स्टेट उड़ाएगा हमारे अफसर लगेंगे। क्या हम लोग हमारे अफसर बेवकूफ हैं? जिन्होंने 75 साल इस रियासत को चलाया, वो यहीं के अफसर थे। और ये रियासत सबसे बड़ी, याद है आपको, जब गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, हर मुद्दे में जम्मू कश्मीर ऊपर था। इन 5 साल में हम नीचे गए हैं, हमने फिर इसको ऊपर ले जाना है। भाईचारे की कहीं है वो दूर करेंगे भैया। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे तो भारत नहीं इकट्ठे रह सकता। भारत जो है वो अनेकता में एकता है। हमने अनेकता को जिंदा रखना, तब एकता होगी। भारत को एक रहकर रहना पड़ेगा। आप किसी धर्म के भी हो, कोई जबान हो, हम सब भारतीय हैं। और जब तक हम भारतीय इकट्ठे नहीं रहेंगे। वहीं श्रीनगर में बीजेपी की 3 नवंबर को अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें भाग लेने के लिए बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता श्रीनगर पहुंचेंगे। बैठक में विधानसभा में बीजेपी विपक्ष के नेता और उपनेता का चुनाव भी करेगी और इसके साथ ही बीजेपी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी मंथन करने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी की अहम बैठक 3 नवंबर को श्रीनगर में होनी है, क्योंकि 4 से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। लेकिन उससे पहले विपक्षी नेता होना जरूरी है और साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर का पद जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है, उसको लेकर भी मंथन होगा। अहम बैठक होगी, लेकिन काफी देर के बाद बीजेपी अपने इन नामों को तय करने वाली है। अब जरा सीधे इस वक्त इंटरेक्शन करेंगे। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हुए हैं।
मैं सीधे उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, काफी देर से ही सही, लेकिन अब इन नामों पर मंथन किया जा रहा है, इन चेहरों पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी कहती है कि हम हमेशा हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन थोड़ा समय लग गया है। अब 4 से सत्र शुरू होना है, उससे पहले ये चेहरे होना बेहद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि यूँ तो बीजेपी वाले रहते हैं कि 24/7 हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन इनके चयन में कुछ ना कुछ देरी हुई है, क्योंकि परिणाम उनके विपरीत आए हैं। जो उन्होंने कल्पना की थी कि हम सरकार बनाने योग्य अंक ऐसे ले लेंगे कि हम किसी तरीके से सरकार बना लेंगे, लेकिन आवाम ने ठीक है 2014 के मुकाबले में 4 सीटें ज्यादा दी, वोट परसेंटेज में भी इजाफा हुआ, 1,26,000 ज्यादा वोट इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ली, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें ली हैं। लेकिन इनका चयन बड़ा लाजमी है और बड़ा विवेकपूर्ण तरीके से इनका चयन करना पड़ना है। वो बात यह है कि डिप्टी स्पीकर एक अहम पोस्ट है, और दूसरा जो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको कैबिनेट का दर्जा दिया जाना है। अब ये किस व्यक्ति को, किस नेता को एडजस्ट करते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। इसलिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन किया जा रहा है कि किसको वहां पर डिप्टी स्पीकर बनाया जाए और किसको LOP का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर के अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन फाइनल मीटिंग 3 को होगी। जो रस्साकशी देखी गई थी बीजेपी के अंदर, क्या ये रस्साकशी यहां पर भी देखी जाएगी, या सामान्य रूप से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर निपट जाएगी? क्योंकि 3 बड़े ओहदे हैं और उन पे 3 बड़े चेहरे आपको चाहिए। एक ओहदा हम भूल गए, राज्यसभा में भी एक सीट बकाया है अभी उनकी, उसके लिए भी। लेकिन एक चीज हमने देखी है शीतल, कुछ न किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन अभी बकाया है। अनुशासन के कारण उस भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व का डर रहता हो उनको। जो ये हाईकमान फाइनल करते हैं उसके विपरीत कोई नहीं जाता है। हालांकि हमने विधानसभा में देखा कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया। ऐसा ही सर्वसम्मति से ये फैसला जो लिया जाएगा उसमें शीर्ष नेतृत्व यानी हाईकमान की कंसेंट जरूर होगी, और हाईकमान ये भी सोचेगी कि हमें 80 की 7 सीटों में से जीत करके लाई है। 7 सीटें जो रिजर्व सीट कास्ट के लिए वो जीत के लाई। हाईकमान ये भी सोचेगी कहीं उनको रिप्रेजेंटेशन लेकर के जो नाराजगी उनमें है। कुछ लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी के SC वर्ग नाराज है, उसको भी सेट किया जा सकता है। और बाकी बड़े दिग्गज नेता जीत करके इतने अनुभवी लोग आए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग तो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं जिनका नाम फरिश्त में चल रहा है, जो फ्रेम में है, जिनको डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है, विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है, या फिर LOP बनाया जा सकता है, वो सबके सब फ्रेम में है। लेकिन नाम लेना कौन से वो नाम है विनोद जी जो इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है? उचित नहीं होगा, लेकिन है। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा कहें या फिर सुनील शर्मा कहें या फिर डॉक्टर मनियाल कहें या फिर और भी 2-4 लोग राजीव जसरोटिया कहें, इन सबके नाम फ्रेम में हैं। लेकिन अब कौन बनता है, किसके नाम पर मुहर लगती है, ये 3 को डिसाइड होगा। क्योंकि 4 को सत्र होना है, 4 को स्पीकर के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद तुरंत डिप्टी स्पीकर के भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है विनोद जी, चेहरा जो भी हो, नाम जो भी हो, लेकिन जो चुनाव से पहले ही नैरेटिव सेट किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा, डोगरा मुख्यमंत्री बनेगा, हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि परिणाम उसके विपरीत है। बीजेपी ने 80 सीटें ली हैं, अच्छा मत लिया है, लेकिन अब बीजेपी की क्या भूमिका बनती है विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के नाते? डेमोक्रेसी की ब्यूटी इसमें रहती है कि हमने देखा 2014 के बाद से विपक्ष का आकार बड़ा कम हो गया था और सत्ता पक्ष को पूरा खुलकर के मौका मिलता है कि वो अपने फैसले अपनी मनमर्जी करे। ऐसा हमने देखा है। अब सवाल यह है कि मजबूत विपक्ष होता है तो लोकतंत्र निखर के बाहर आता है और सरकार वो अच्छी चलती है जिसको विपक्ष मजबूत मिला होता है। और ये सरकार अगर मतलब अच्छे विपक्ष के साथ तालमेल बना करके चलती है, विपक्ष जो कहता है उस पर हामी भरती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की भूमिका इस सरकार में बड़ी अहम रहेगी। कोई भी ऐसा फैसला जो आवाम के हित होगा या राष्ट्र हित में नहीं होगा, वो विपक्ष के लोग उस फैसले को मजबूर कर देंगे सरकार को बदलने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा अहम है, ये सबसे भी बड़ा अहम है और बीजेपी की भूमिका उससे भी ज्यादा अहम है। विनोद जी, अभी तक जो पूरा ट्रेलर इस सरकार का सामने आया है उसमें यही देखा गया है
कि अभी तक केंद्र सरकार के साथ तालमेल की बातें की जा रही हैं और जम्मू को साथ किए जाने की बात की जा रही है। आपसे पहले हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बाइट भी दिखाया है लोगों को। उन्होंने साफ कहा है कि पिछले 5 सालों में जम्मू नीचे आ गिरा है, जम्मू को और ऊपर उठाना है, उसके लिए काम करना होगा। यानी कुल मिलाकर सरकार का सीधा सीधा ये सुर है कि भाई केंद्र सरकार के साथ मिलेंगे तो चलेंगे, आगे चल पाएंगे, नहीं तो अगर तालमेल नहीं बनेगा तो शायद जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में यहां बीजेपी विपक्ष में है और केंद्र में बीजेपी सरकार में है। बिल्कुल सीधा सवाल ये उठता है कि जब आप जम्मू की रिप्रेजेंटेशन को कम आंकते हैं, क्योंकि 29 MLA जम्मू वालों ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर के आपको पूरा ख्याल रखना होगा। और निरंतर ये ख्याल उमर अब्दुल्ला भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी रख रहे हैं। सरकार बनते ही, परिणाम आते ही उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार एनसी की सरकार नहीं है, ना अलायंस की सरकार है, ये समूचे जम्मू कश्मीर की आवाम की सरकार है। जो सरकार फैसला लेगी इन सभी के हितों को ध्यान में रख करके लेगी। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जम्मू से और हिंदू पेज देना, ये अपने आप इस बात की तस्दीक करता है कि वो जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने का असल मतलब यह है कि वो नहीं चाहते कि किसी तरह का गतिरोध केंद्र सरकार के साथ बनाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से अगर गतिरोध बनता है तो फाइनेंस यानी वो तो उनके ही हाथ में है। क्योंकि हमारा बार बार मैं कहता हूं, हमारा सैलरी कंपोनेंट हो, पेंशन कंपोनेंट हो, इंटरेस्ट कंपोनेंट हो, वो भी केंद्र से आता है, केंद्र से बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन 4 तारीख को जो उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा का अभिभाषण होगा, उससे तय होगा कि इस सरकार का रोड मैप क्या है और किस दिशा में ये सरकार चलना चाहती है। ठीक है, लेकिन विनोद जी का आखिरी सवाल रहेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी की क्या दिशा होगी, क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है, 29 सीटें मिली हैं बीजेपी को और खासतौर पर वोट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। तो क्या अगले चुनावों पे आज से ही फोकस बीजेपी करना चाहेगी या क्या एक रणनीति तैयार होगी आज से बीजेपी की? बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो जम्मू प्रोविंस में हिंदू बहुल एरिया है, सीटें हैं, उनमें कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पेनिट्रेट ना करे, और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा उनका। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी यही चैलेंज है कि अभी अगर हमने वर्चस्व को और बढ़ाना है, अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, तो हिंदू बहुल एरियाज में अपने कुछ बड़े नेताओं को तैयार किया जाए। ऐसा उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने विजयपुर से जो हारे हुए उनके प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो मीटिंग की है और जो स्टेटमेंट वहां पे दिया है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि कश्मीर के बाद या पीर पंचाल के बाद हमारा अगला टारगेट जो है वो जो जम्मू सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, रियासी है, इन पर कंसंट्रेट किया जाए। वो करेंगे भी, और ये भाजपा के लिए चैलेंज है जो कैसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक छोटा सा जवाब विनोद जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके सहयोग में थी और उमर अब्दुल्ला को मंत्री भी बनाया गया था। उस समय की जो बॉडी लैंग्वेज थी और इस वक्त की जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, उससे क्या दर्शाया जा सकता है? देखिए, उस वक्त भी आप देखेंगे, याद रखेंगे 2000 में 2/3 बहुमत के साथ इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था ऑटोनॉमी का। तब उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने रेजिग्नेशन नहीं दिया था। इट मीन्स जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार होती है उसको केंद्र सरकार की रजामंदी बहुत लाजमी रहती है। और ये सोचेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी, उमर अब्दुल्ला भी, कि ऐसी लाइजनिंग बनाई जाए जिसमें अपने जो इनके जो मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो में मुद्दे हैं, उन पर तो काम किया ही जाए, लेकिन केंद्र के साथ भी कई गतिरोध या कंफ्लिक्ट पैदा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें विनोद जी और इस पत्रकार जो थे उन्होंने कही है। हालांकि देखना होगा कि सरकार जिस लहजे के साथ अभी काम कर रही है, क्या वही लहजा आने वाले 5 सालों तक रहेगा या फिर कहीं ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकता है। इधर जिला रामबन में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह भी जिले के मगरकोट में पेश आए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बनिहाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है और आखिर इस हादसे के पीछे का कारण क्या है।
तो देखिए, एक और हादसा, दुखद हादसा, 2 लोगों की इसमें जान चली गई है। इस पर जानकारी लेंगे आरिफ हमारे साथ इस वक्त रामबन से हमारे सहयोगी बने हुए हैं पानीहाल से। आरिफ, कैसे ये हादसा हुआ और कितने लोग इस वाहन में सवार थे? बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से आपने भी कहा कि हादसों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां पर पिछले कई सालों से जम्मू शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पे काम भी चल रहा है, लेकिन एक बड़ी दुखद खबर ये है कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर की एक स्टूडेंट एक क्रेटा गाड़ी में जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। ये गाड़ी तकरीबन 300 मीटर नीचे एक गहरी खाई में जाकर गिरी, जहां पर ये गाड़ी जो है टनल क्रॉस करने के साथ ही पेंटियाल टनल को क्रॉस करने के साथ ही वहां पर एक मिसकॉन्फिगरेशन जिसे हम कहेंगे कि वहां पर ना कोई क्रैश बैरियर है और ना वहां पर कहीं से कोई वॉलिंग है जिससे कि ये पता चले एक ड्राइवर को कि किस दिशा में जाना है। तो वहां पर ये कच्चा जो है सरफेस है, तो उसी चीज में ये गाड़ी जो है टिकट होगी, जिसमें 2 स्टूडेंट की जो है मौके पर ही मौत होगी और 4 जो दीगर है उनको बनिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाएगा। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी क्योंकि बनिहाल के अंदर भी लिमिटेड है, तो इसके बाद इन्हें जीएमसी श्रीनगर अनंतनाग में मुंतकिल किया गया। लेकिन इस हादसे पर रामबन जिला और जो जिन लोगों तक ये खबर पहुंची तो काफी ज्यादा अफसोस हो गया कि जो प्रोफेशनल उस कोर्स के लिए जो स्टूडेंट थे, जो मुख्तलिफ स्टेज के जिन बच्चे थे, ये इस हादसे में उस लपेटे में आगे जिसमें 2 की मौके पर ही मौत है। उनकी अभी भी शिनाख्त है क्योंकि ये गाड़ी जो है बिल्कुल नाला बिछड़ी की उसके स्टेज में जाकर गिरी। तो पुलिस जिस तरह से एसडीपीओ बनिहाल के साथ भी मेरी सपाट पर भी बात है, उनका मानना है कि जो है वो कोशिश की जा रही है। अरे क्या सभी इसमें स्टूडेंट्स थे, क्या सभी विद्यार्थी थे या कुछ और लोग भी थे? और जो जिन 2 लोगों की मौत हुई है ये दोनों विद्यार्थी थे? जी बिल्कुल, जैसे पुलिस का मानना है कि उसी चीज को अगर हम आगे लेके चले तो यहाँ पर ये मानना है कि इसमें सारे स्टूडेंट थे और ये तकरीबन 6 के करीब जो है क्रेटा गाड़ी में थे जो इस हादसे का शिकार होगी। तो उसमें ये व्हीकल नंबर PB3J 3100 और जिसमें इंजर्ड है फर्स्ट थाना बैतू राजस्थान एज 29, नेहा डाकरा शाह एज 20 और महाराष्ट्र के रहने वाली ये बच्ची है। और मेगा सनफ नवीन डाक्टर नवीन सॉरी आंध्र प्रदेश एज इनकी 18 साल है। और जिस तरह में जो लास्ट है मनीषा डाक्टर रबना एज 19 साल आंध्र प्रदेश की ये भी बच्ची है। तो इस पर लोगों को बड़ा अफसोस हो गया और कहीं न कहीं तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि जनाब जहाँ पर अभी काम चल रहा है उधर क्रैश बैरियर या साइंस वगैरह जो है होने चाहिए, जिसमें कि जो बीरू रियासत के आने वाले जो ड्राइवर्स है उनको कम से कम इस चीज का पता चले ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। तो क्या इसको लेकर किसी को संज्ञान लेना चाहिए, खास तौर पर ट्रैफिक को, पुलिस को, प्रशासन को, कि आखिर ऐसी जगहें हैं जहां पर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हैं, उनको कैसे वहां पर दिखाया जाए, सिंबल कैसे किया जाए, कैसे उनको तय किया जाए कि कहां से किधर की तरफ जाना है, जिससे ड्राइवर जो हैं वो पूरी तरह से अवेयर और जागरूक रहे। देखिए ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कहीं पे जो है सरकारी तौर पे कहीं काम जो है प्राइवेट कंपनी को सौंपा जाता है, उसमें ये चीज भी उनको बिल्कुल टेंडर में मेंशन होती है कि जनाब जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पर आपको जो है अपने जो लोग है, जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ जो है कुछ ऐसी जो लोकेशन होते हैं जहाँ पर आपको ये नजर आता है कि ये थ्रेटफुल एरिया जो है, जैसा किसी ड्राइवर को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रह सकता है, तो वहाँ पर आप जल्दी जो हरी झंडी होती है उसमें जो है जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट उस हवाले से भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे जो है इस चीज का किसी का कोई टाइम नहीं है। और ये अगर हम यूं मान के चले, जब इसमें जिस तरह से डीएसपी बनिहाल मंजीत सिंह जी जो है पास से भी सुबह से मौजूद है और बाकी पुलिस की रामपुर पुलिस की टीम, तो इस चीज में जो है FIR की लॉन्च हो गया और कहीं न कहीं पे जो है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जरूर यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर हादसा से बचने के लिए जो है कंपनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आरिफ हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए हैं और तालाब किलो निवासी ऋत्विक गुप्ता 10वें स्थान पर आए हैं। उन्होंने 10वां स्थान हासिल किया है। परिजनों में खुशी की लहर, बधाई देने वालों का घर में तांता लगा हुआ है। देखिए सिविल सर्विसेज का ये परिणाम, देखिए किस तरह से परिवार में खुशियों का माहौल है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की परीक्षा जम्मू कश्मीर में एक बड़ी परीक्षा के तौर पर इसे देखा जाता है। सभी बच्चों का ये सपना होता है, सभी युवाओं का ये सपना होता है कि वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हो, वहां पर उसका परिणाम उसके हित में आए
और जो मेहनत करते हैं जाहिर सी बात है उन्हें सफलता भी मिलती है, और वो सफलता मिलने के बाद जो तस्वीर घर से सामने आती है वो वाकई में खुशी की लहर और एक अलग सा माहौल पूरे घर में बना देती है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन हुई है। शिल्पा, ये जो परिणाम सामने आए हैं लोक सेवा आयोग की, इसमें कई सारे युवाओं ने जो है वो कमाल कर दिखाया है, और युवतियां भी पीछे नहीं है, इसमें कई युवतियां भी हैं, कई ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने अच्छा किया है। ऋत्विक के घर पे इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि 10वां स्थान हासिल किया है? जी बिल्कुल, देखिए इस परीक्षा की अगर हम बात करें तो काफी कठिन ये परीक्षा रहती है, और जम्मू कश्मीर में ऋत्विक गुप्ता ने 10वां रैंक हासिल किया है, और अपने जम्मू की बात करें, नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया है, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, और महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इसे क्लियर किया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को जो है वो क्रैक करना। तो ऋत्विक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम को क्रैक किया, कितनी खुशी जो है वो इस समय आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, और इट्स नॉट की मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए सम स्ट्रैटेजी, बट वी कैन डू इज वी कैन डू हार्ड वर्क एंड वी कैन ट्रस्ट द प्रोसेस। तो some do crack early, some do the result of hard work, so it depends. What remain constant across the selection is consistency and perseverance. जम्मू कश्मीर में आपको 10वां रैंक आपने हासिल किया है, इस बात की कितनी खुशी हो रही है कि 10वां रैंक आपका है? जी मतलब I couldn't think it. I was not able to believe. I cross checked my roll number. I asked my friend to cross check it because मुझे लगा कि ये मेरा रोल नंबर नहीं है, तो then I'm just trying to digest it. बस ये मेरा ही नाम है और होली पीडीएफ में आ गया नाम। अहम सवाल रहता है, कितनी मेहनत कर रहे थे आप उस टाइम पे, और कितना होप था आपको, कितनी उम्मीद थी कि आप इसको क्रैक कर पाए? जी मेहनत तो की है, बिकॉज मेहनत के बिना यू कैन नॉट सस्टेन इन द प्रोसेस। पहले फिल्म मेन के एग्जाम्स होते हैं, कंटिन्यूस आपको लिखना पड़ता है 3 घंटे, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बहुत रिगरस होता है। तो हार्डवर्क के साथ साथ आपको फिजिकली फिट रहना होता है। तो इस प्रोसेस में इस मम्मी ने मुझे बहुत कुछ किया वॉक के लिए। आई वॉज सिटिंग बिकॉज ये एग्जाम आपको सिर्फ मेंटली चैलेंजिंग नहीं है, फिजिकली भी वेरी चैलेंजिंग। तो आपको ओवरऑल मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग को साथ लेके तब आप पढ़ाई कर पाएंगे, और ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट इज नॉट गोना सर्व द पर्सन एट लास्ट। हमारे साथ ऋत्विक गुप्ता के माता पिता भी इस समय मौजूद है, और चेहरे पर आप देखिए खुशी जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऋत्विक गुप्ता ने क्रैक किया एग्जाम को। मैम, कितना सोची कि माँ बाप हमेशा साथ रहते हैं तो ही बच्चा जो है वो एक कदम आगे बढ़ पाता है, तो माँ का इसमें कितना रोल रहा? ना वो यही बता सकता है मेरा कितना रोल रहा है, लेकिन मैंने तो इसको सपोर्ट किया है इसके बात की। मेरे पास तो इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। ये मेरे को पूछता था, मम्मा कौन सा रैंक आएगा बताओ ना प्लीज। पापा इसको कहते थे, अरे तू क्या तो कर, रैंक को छोड़, लेकिन मैं बोल रही थी नहीं, फर्स्ट 10 में इसका रैंक आएगा ही आएगा। आपसे बात करने के दौरान ये पता चला कि फॉर्म आप ही ने जो है वो पुश किया था कि फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए। मैंने जबरदस्ती करवाया, ये नहीं इंटरेस्टेड था कि मैंने नहीं भरना। मैंने कहा तुम भर ले, होगा ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। इसने भरा, और जब रिजल्ट और इंटरव्यू में मेरा इसने मतलब कि हाल खराब कर दिया था कि जब नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी तुम पूछो ही नहीं कि कितनी खुशी हो रही है, अब बता नहीं सकते हम। चेहरे पे खुशी जो है वो साफ ऊपर नजर आ रही है, और मेहनत का रंग भी यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, आपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जम्मू कश्मीर में 10वां रैंक जो है वो ऋत्विक गुप्ता ने हासिल किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और खास तौर पर ये तस्वीरें दिखाने के लिए जो बाकी युवाओं के लिए भी एक बहुत इंस्पिरेशनल तस्वीरें हैं, प्रेरणादायक है, और प्रेरणा लेनी भी चाहिए कई सारे युवाओं को, कई सारे दर्शकों को किस तरह से मेहनत की जाती है, और जो मूल मंत्र ऋत्विक की तरफ से दिए गए हैं उन मूल मंत्रों पर कैसे खरा उतरना है, उसकी एक जीती जागती तस्वीर भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम अब धीरे धीरे करवट बदलने लगा है, और ठंड ने पैर पसारने शुरू कर दिए। जम्मू संभाग के पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हल्की बर्फबारी के चलते थोड़ी देर तक मुगल रोड में आवाजाही प्रभावित भी हुई, लेकिन उसके बाद आवाजाही सुचारू कर दी।
तो देखिए बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब ये फिर से पुरानी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो पिछले साल हमने इस समय पर इस तरह से देखा हुआ था। आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट में। आकाश, बर्फबारी शुरू हो रही है ऊंचे इलाकों में, लेकिन चुनौतियां फिर से बढ़ रही हैं कि कैसे इन सड़कों को फिर से सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ट्रैफिक मूवमेंट रहेगी, बरकरार रहेगी। ये हर वर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। आकाश, सुन रहे हैं आप? आकाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और नवंबर के महीने से पहले से ही ये हल्की फुल्की बर्फबारी अब जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में पड़ना शुरू हो गई है, जिसकी ताजा तरीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ये बिल्कुल फ्रेश तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल आज की तस्वीरें हैं जब ये बर्फबारी हुई है पुंछ के ऊपरी इलाकों में। इससे जरूर ऐतिहासिक मुगल रोड पर भी प्रभाव देखा गया है। ये थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुई है, यानी ट्रैफिक को रोका गया था, लेकिन उसके बाद फिर से सुचारू कर दिया है। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पहली बर्फबारी कैसा वहां पर फील हो रहा है और किस तरह से प्रशासन इस बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार है? जी, आपको बताता तो पूरे सीजन की पहली तोहफा हुई सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो देखा गया कि पीर की गली के बकाव पे जो है हल्की सी बर्फबारी दिखी। लोगों में काफी खुशी भी है क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी है। ये ज्यादा पीर गली की बात करें, यहाँ पर लोग जो है घंटे पर इंजॉय करने भी जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि ट्रैफिक के हवाले से बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है अभी चल रहा है, ट्रैफिक कोई भी जो है ट्रैफिक बंद नहीं की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से हाल ही में जब पिछले साल जब ये रोड जो है काफी लेट बंद हुई थी, तो खुलने में भी जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो यासीन जोशी थे उन्होंने काफी मशक्कत से इसको खोला भी जल्दी था। तो इस बार डिस्कशन के लिए भी बड़े चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि पहली तोहफा इस बार बहुत जल्दी हुई है और आज की बात करें मशीनरी भी इस वक्त जो है ग्राउंड पे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए किस तरह से वहां पर प्रशासन इस वक्त मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती है कि ज्यादा बर्फबारी होगी तो उसको हटाने का काम कैसे किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।